नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहाँ हम फिर बात करेंगे आज 30 क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ साथ इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो बड़े गौर से सुने और नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रयोगकर्ता, ठीक है ना, या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। यह किस विधि का विषय है? यह किस विधि का विषय? प्रश्न लंबा है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों में, वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। निर्धारित परिस्थितियां हैं, है ना, और एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है। कौन कर रहा है अध्ययन? प्रयोगकर्ता, ठीक है ना, यानी कि थर्ड पर्सन अध्ययन कर रहा है। या किसी समस्या के संबंध में वो कोई तथ्य एकत्र करता है। ये किस विधि में होता है? ठीक है ना, ये किस विधि में हो रहा है? तो देखो, प्रयोगकर्ता पूछ रहा है, तो ये किस में होगा? प्रयोगात्मक विधि में ही होगा। प्रयोगकर्ता जहां बात आ गई तो वो प्रयोगात्मक विधि में ही इसका आपका जवाब होना चाहिए। अगला सवाल, प्रयोगात्मक विधि का गुण क्या है? प्रयोगात्मक विधि का गुण पूछ रहा है ये। तो देखो, ये वैज्ञानिक विधि है, ये आपको मैंने बताया था। इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और ये उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डालती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। साथ साथ शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान भी करती है। अब इनमें से कोई सा भी आ जाए वो आपका जवाब होगा, या सारे आ जाए तो उपयुक्त सभी करके पूछेगा तो वो भी आपका जवाब होगा। अगला सवाल, अब प्रयोगात्मक विधि का दोष क्या है? इसका जो है, इसकी कमी क्या है? तो देखो, इसमें क्या है कि प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना है, निर्धारित परिस्थितियों में करना है, तो वो जब तक आपको कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक आप उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो यह सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि प्रयोज्य, यानी कि जिसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप प्रयोग करना चाहते हैं, जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक आपको जो है समस्या आनी जरूरी है, यानी कि समस्या हमेशा आएगी। अब अगला सवाल हम देख लेते हैं कि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना किस विधि का वैशिष्ट्य है या विशेषता है? तो वो है निरीक्षण विधि का। निरीक्षण करके हम जान रहे हैं तो ये निरीक्षण विधि ही होगी। अगला, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है, कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं, गुस्से में है, यानी कि वो, तो हम जान सकते हैं कि वह क्या है? गुस्से में है या क्रोधित है। यह किस विधि से संभव होगा? कैसे आप जान पाएंगे? ये इतना सवाल सीधा साधा सवाल है, तो उसको देख करके, यानी कि उसका निरीक्षण करके हम पहचान पाएंगे कि हाँ भाई ये आदमी गुस्से में है। अगला सवाल, बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि का गुण क्या है? बहिर्दर्शन है ना, का बाहरी पर्यवेक्षण, बाहर से देखना, उसका गुण क्या है? या निरीक्षण विधि का गुण क्या है? तो इसके कई गुण हैं, बताए गए हैं। बालकों का उचित दिशाओं में विकास। निरीक्षण जब हम करेंगे तो बालकों का विकास उचित दिशा में होगा, यानी जहां कमी होगी हम उसको सुधार देंगे। फिर है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। अगर लगता है कि कहीं शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहे तो उद्देश्यों में हम परिवर्तन करेंगे। फिर बालक पठन के लिए उपयोगी है, यानी कि यह विधि बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ठीक रहती है। अगला सवाल, प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार होता है। प्रयोज्य कौन? जिस पर प्रयोग किया जाता है, जिसके व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना है, जैसे कि बच्चे, ठीक है। तो प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार होता है बहिर्दर्शन विधि में। किसमें होता है? बहिर्दर्शन विधि में। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है किसमें? निरीक्षण विधि में। तो निरीक्षण विधि का दोष है ये आत्मनिष्ठता का दोष, ठीक है ना। हम किसी का निरीक्षण करेंगे तो उसमें ये दोष पाया जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसमें ऐसा लगेगा जो हम कह रहे हैं वो सही है, ये इसमें प्रॉब्लम आती है। अब अगला सवाल क्या है? जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन, जीवन इतिहास से कर रहा है, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी विधि है? तो सीधी सीधी बात है, जीवन इतिहास का अध्ययन कर रहा है तो जीवन इतिहास ही विधि का नाम है। अब अगला सवाल, आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता कौन सी विधि करती है? अपने जो नेचर में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करना है, आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करना है। तो किस विधि से आप कर पाएंगे? उपचारात्मक विधि से। किस विधि से? उपचारात्मक विधि से। बालक की बुद्धि और विकास, बालक की बुद्धि नहीं, वृद्धि और विकास, यानी कि उसका डेवलपमेंट, एक फिजिकल डेवलपमेंट और एक मानसिक विकास उसका, ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास में यही फर्क है। वृद्धि मतलब नापी जा सकती है, विकास को नापना संभव नहीं है। ये मोटा डिफरेंस है, ठीक है ना। विकास मानसिक भी होता है, वृद्धि शारीरिक होती है,
ठीक है ना, ये उसमें दूसरा डिफरेंस है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब सवाल है कि बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन हमें करना है, तो किस विधि से हम करेंगे? विकासात्मक विधि से करेंगे। वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो विकासात्मक विधि से करेंगे। कारण क्या है ये समझ लो। वृद्धि तो दिखाई भी दे जाती है, विकास दिखाई नहीं देता, इसलिए विधि विकासात्मक ही काम में लेनी पड़ेगी ताकि आप विकास को पहचान सके। वृद्धि को तो आप पहचान जाएंगे, भाई आज 4 फीट का था, कल 5 फीट का हो गया, परसों 6 फीट का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विकास कैसे पहचानेंगे? 6 फीट का तो हो गया लेकिन बुद्धि तो 4 ही फीट की है, ठीक है, तो वो दिक्कत आएगी। तो यहां वृद्धि को तो मापना आसान है, दिखाई दे जाती है, विकास दिखाई नहीं देता, इसलिए विकासात्मक विधि से ही हमें वृद्धि और विकास दोनों को नापना होगा। अगला सवाल, किस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी विधि और कौन सा सवाल का जवाब आपका क्या है। ये पूछ रहा है किस विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, तो यांत्रिक विधि है जिसमें हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है, ठीक है ना। जेनेटिक विधि किसे कहा जाता है? जेनेटिक विधि किसको कहेंगे हम? विकासात्मक। किसको? विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि कहा जाएगा। विकास नापेंगे अपन उसका, ठीक है। अच्छा, दीर्घकालीन विधि जिसमें काफी टाइम लगता है अध्ययन करने में, व्यवहार में परिवर्तन करने में, तो वो है आपकी विकासात्मक विधि, क्योंकि विकास का अध्ययन कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। अगला सवाल है, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना है, किस विधि का विषय है? यह है मनोविश्लेषणात्मक विधि का। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना है, यह किस विधि का विषय है? मनोविश्लेषण विधि का विषय है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, अब ये पूछ रहा है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, तो वो है आपका जवाब फ्रॉयड। कौन है? फ्रॉयड, ठीक है। मनोविश्लेषण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? मन के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। सवाल का जवाब क्या है वो एक बार देख लें, अवचेतन मन का। मनोविश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं? अवचेतन मन में जो चीज है उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। हिप्नोटिज्म जो है वो इसी से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अचेतन अवस्था में, अवचेतन अवस्था में जो विचार होते हैं उनको पढ़ने की प्रक्रिया एक तरह से मनोविश्लेषण विधि है। किसी के मन की बात जान लेना कि उसके अंतर मन में क्या चल रहा है। तो मनोविश्लेषण विधि से किसका अध्ययन किया जाता है? अवचेतन मन का, ठीक है। व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? मान लीजिए किसी के व्यवहार में समानता असमानता का अध्ययन करना है, तो आप किस विधि से करेंगे? भाई जब दो चीजों का अध्ययन करना है आपस में, तो आप उनकी तुलना ही तो करेंगे ना, इसका व्यवहार अच्छा है, इसका व्यवहार खराब है, ये समझदार आदमी है, ये समझदार नहीं है, ये झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ये शांत प्रवृत्ति का है, ये जल्दी सीख लेता है, ये नहीं सीखता है। तो ये व्यवहार का अध्ययन आप कैसे करेंगे? तुलना करके ही तो करेंगे ना, जब भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो व्यवहार संबंधी समानता और असमानता का अध्ययन आप तुलनात्मक विधि से ही कर पाएंगे। समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना, समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना किस विधि के माध्यम से किया जाता है? सांख्यिकी विधि से। किस विधि से? सांख्यिकी विधि से किया जाता है। अब थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिए, किशोरों की विशेषताएं आपको बता देता हूं। किशोरों में क्या विशेषताएं होती हैं? शारीरिक विकास में समानता नहीं होती, कोई लंबा मिलेगा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, ठीक है। मानसिक विकास जो होता है उसमें भी फर्क मिलता है आपको, ठीक है ना। इसमें जैसे व्यवहार का जो है उसमें भिन्नता मिलेगी आपको। उसकी समायोजन समस्या होती है, कोई ऐसा आदमी होता है जो समायोजन कर लेता है, जैसे यही आप अभी आप कमेंट में देख लेना, आपको व्यवहार समझ में आ जाएंगे। कोई जो जैसा कमेंट करता है उससे आपको उसके व्यवहार का आइडिया, उसके फैमिली बैकग्राउंड का आइडिया हो जाता है। तो यहां ये किशोरों की विशेषताएं होती हैं। विद्रोह करना, उसको गुस्सा जल्दी आता है, भाई विद्रोह करेगा वो, ठीक है। यौन शक्ति, ठीक है ना, सेक्सुअल उसके तरफ जो है वो ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। फिर है अपराध प्रवृत्ति की ओर भी झुकाव होता है, बुराइयां जल्दी खींचती हैं इंसान को, तो अपराध भी इसी तरह की चीज है। फिल्म देखते हैं हम लोग तो मार धाड़ वाली क्यों देखते हैं? इसके कारण यही है कि अपराधी प्रवृत्ति की ओर खिंचाव अधिक होता है, ठीक है। महत्वाकांक्षा की उत्पत्ति, उसमें महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है ना। उसमें किसी चीज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, मूर्खता की हद तक भी जा सकता है, ठीक है ना। उसको आजकल मैनेजमेंट गुरु या मैनेजमेंट के लोग महत्वाकांक्षा नाम देते हैं, ठीक है ना, जो कि महत्वाकांक्षा होना अलग चीज है। निराशा या उदासीनता, दोनों भाव मिलेंगे, कोई निराश होगा, कोई उदासीन होगा। फिर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, लड़के लड़कियों के बीच जो आपस में अफेक्शन होता है उसका कारण ये किशोर अवस्था में ज्यादा स्थिति रहती है और यहाँ जो है अफेक्शन की स्थिति बन जाती है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, लड़का लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होते हैं। अगला सवाल है, शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को मनोवैज्ञानिक सांचे में किसने डाला? शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को मनोवैज्ञानिक सांचे में किसने डाला? जब भी तो शिक्षा मनोविज्ञान बना ना, तो जवाब क्या हुआ इसका? पेस्टोलॉजी थे, जिन्होंने
शिक्षा को मनोविज्ञान में ढाला है, ठीक है ना, वर्तमान स्वरूप को। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान की किस तरह की प्रवृत्ति है? बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके की यह प्रवृत्ति है। अगला सवाल हम देखेंगे, बालक की विभिन्न योग्यताएं जानने के लिए परीक्षा किस विधि का संभव है? मान लीजिए आपको बालक की विभिन्न योग्यताएं जाननी है, तो किस विधि से उसकी परीक्षा करेंगे आप? परीक्षण करेंगे उसका। आप क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। तो परीक्षण विधि से ही आप उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जान पाएंगे। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य संकलित करना, भाई समंक इकट्ठे करना, आंकड़े इकट्ठे करना, उसके लिए आपको फील्ड में जाना होगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, फिर वो जो भी बोलेंगे आपको पेन डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्यों को एकत्र करना किस विधि में आप करेंगे? तो ये आप करेंगे, भाई व्यक्तियों से आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो ये विधि कौन सी होगी? साक्षात्कार विधि होगी। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन व साधारणीकरण किया जाता है। देखो, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन, व्यक्तिक भेद कौन से हैं? वही भेद है, यानी कि इंसानों में अलग अलग प्रवृत्ति पाई जाती है, वही व्यक्तिक भेद कहलाते हैं, ठीक है ना। और साधारणीकरण किया जाता है, यानी कि व्यक्तिक भेदों का अध्ययन व साधारणीकरण। साधारणीकरण कैसे करना है? कि उसकी किसी भी हाईएस्ट क्वालिटी को उस स्तर पे लेके आना है जो उसकी लोवेस्ट कैटेगरी के स्तर का होता है, तब वो समानता बनेगी। और फिर आपको अपना तरीका उस स्तर पर ले जाना है ताकि वो नीचे समझ में आता चला जाए, फिर आपको उसको अप देना है ताकि जो उचित बुद्धि जिसकी है, औसत बुद्धि जो अधिक है, तीव्र बुद्धि जिसकी है, शार्प पॉइंट जो है, उसको भी समझ में आ जाए। ये इस तरह साधारणीकरण किया जाता है किसी चीज का। दूसरा तरीका क्या? किसी कठिन वस्तु को इस तरह पेश करना कि वो किसी नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। तब ये पूछ रहा है कि व्यक्तिक भेदों का अध्ययन व साधारणीकरण किया जाता है किससे? विभेदात्मक विधि से। विभेद करेंगे हम, पहले पता लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? अपन पता लगाएंगे, फिर उसको उसके हिसाब से ही बताएंगे। तो विभेदीकरण विधि है, विभेदात्मक विधि है, जिससे ये सब हो सकता है। अगला सवाल, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है, मान लो, तो कैसे करेंगे? देखो, दो चीजें, एक तो मन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन करना है आपको, फिर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा इसका भी आपको अध्ययन करना है। पहले आपको करना है अध्ययन मन का, फिर आपको करना है शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का। तो देखो, शरीर पर जो प्रभाव पड़े वो तो आपको दिख जाएंगे, ये ठीक ऐसी स्थिति है विकास और वृद्धि वाली। तो मन पर जो प्रभाव पड़ा है वो आपको नहीं दिखेगा, तो इसके लिए आपको मनोभौतिकी विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। मन जरूरी है समझना, भौतिक तो आपको दिख जाएगा, तो मनोभौतिकी विधि का आपको उपयोग करना पड़ेगा। अब है अंतरदर्शन विधि, ठीक है ना। अंतर इंट्रोस्पेक्शन, अंतरदर्शन विधि का निरीक्षण या अंतरदर्शन विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि में निरीक्षण किस चीज का आप करोगे? ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन किसका कर सकते हो? क्या आप मेरा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगा, तो आप अपना ही कर सकते हो केवल। तो इंट्रोस्पेक्शन में किसका निरीक्षण होता है? स्वयं का, है ना, सेल्फ का। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंट्रोस्पेक्शन यानी स्वयं का निरीक्षण होता है इसमें। फिर निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में सीधी सी बात है, आपको निरीक्षण ही किया जाता है, लेकिन किसका? या इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं आई है ना, और ना ही इसमें एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की बात आई, केवल इंस्पेक्शन पूछा है। तो हमेशा अपन दूसरों का इंस्पेक्शन करते हैं, हम किसी दूसरे का निरीक्षण कर सकते हैं। तो किसका करेंगे? किसी दूसरे का निरीक्षण कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का काल। शिक्षा मनोविज्ञान आखिर पैदा कब हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1900 में पैदा हुआ, ठीक है ना। पूरा सन है 1900, तो उसमें ये पैदा हुआ है। प्रादेशिक विधि का प्रतिपादन, प्रादेशिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट सन, हर्बर्ट सन ने प्रादेशिक विधि का प्रतिपादन किया। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका? यानी वर्तमान में किसका? पहले आत्मा का था, चेतना का था, फिर मन का हुआ, फिर अब किसका बना हुआ है? अब ये बना हुआ है व्यवहार का। तो सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी वर्तमान पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें रिपीट करके बार बार सुनते जाएं और पेन डाउन कर लें, अपना नोट खुद नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे तरीके से बनते चले। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।